Welcome to Magnum IAS. Today we'll start question beyond 60 and next question is 61. स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ रेगुलरली। उसके लिए मैं सॉरी हूँ उसके लिए, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम हो रही थी या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि इसको कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, तो ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट तो लाए थे, ये तो श्योर है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, कब लाए थे? 1793 में, ओके। 17 नहीं, ये 7 लिखा हुआ है, ओके। लॉर्ड वेलेजली सब्सिडरी अलायंस लाए थे। और HMT सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, पेशवा, APBS भोसले और सिंधिया। अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया, ठीक है। इन सब्सिडरी अलायंस साइन करने की जो अगर हम लोग अरेंज करने को बोला जाए तो इस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे: हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया, ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो मराठा वार, ठीक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 17 रेगुलेशन ऑफ 1829, इसमें क्या पूछा गया है? विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो मराठा वार में नहीं थे, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। व्हेन वाज पेशवाशिप अबॉलिश्ड, ये पूछा जा रहा है पेशवाशिप अबॉलिश कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो 1818 में पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि पेपर में क्या हुआ है, पढ़ते टाइम ये करेक्टली मैच हम लोग ध्यान दे देते हैं, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नहीं, सेम नहीं है। लॉर्ड वेलेजली सब्सिडरी अलायंस, जॉन सोर एंग्लो नेपाल वॉर और लॉर्ड हेस्टिंग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये तो सही है। मराठाओं में पिंडारी का अंत जो सही है। इसमें से गलत हो के सही आंसर कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट अभी पढ़ा हम लोगों ने। सब्सिडरी अलायंस वेलेजली का ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये गलत होगी, यही गलत है, यही नॉट करेक्टली है और यही हमारा सही आंसर है। इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट, दिस इज अ नॉट करेक्ट। सर जॉन सर एंग्लो नेपाल वॉर में नहीं थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? लॉर्ड एलनबरो एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है। नॉट विच करेक्टली मैच पूछा गया, इसमें से 3 इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। तो लॉर्ड एलनबरो एनेक्सेशन ऑफ अवध, लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड सर जॉन सोर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इसका जो सही आंसर होगा करेक्टली मैच लॉर्ड वेलेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखिए नॉट करेक्टली मैच पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, लॉर्ड डफरिन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड लॉर्ड लिटन बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। इसमें ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध सही है। लॉर्ड डफरिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सही है। कब? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833, ये भी सही है। और जो गलत है ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत हो गया यानी यही सही भी होगा, जो पूछा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही होगा। लेकिन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है? लॉर्ड क्वेश्चन नंबर डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। 66 देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें से किसने मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी फॉलो की थी, ठीक है। आप लोग के ऑप्शन हैं विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो एंड जॉन लॉरेंस। इसका जो सही आंसर होगा जॉन लॉरेंस। क्या आंसर होगा? जॉन लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड was held during the tenure of लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो एंड लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें पूछा गया है फर्स्ट सेंसस, ये नहीं पूछा गया इसके बाद फर्स्ट रेगुलर सेंसस। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो 1871 में, ठीक है। कब हुआ था? 1871 में,
ठीक, इसके बाद 10 साल की जो जनगणना हुई थी 1881 में रिपन के समय में हुई थी, लेकिन वो हम लोग नहीं ध्यान रखते हैं। लॉर्ड मेयो का एक फैक्ट और हम लोग याद रखते हैं कि इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया स्टार्ट किया था। इंडिया में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन्हीं के शासनकाल से चालू हुआ था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, शायद आगे आ भी जाए, लेकिन अभी आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, क्वेश्चन नंबर 68 है। तो सप्रेशन ऑफ ठगीज, विलियम बेंटिक, ये एकदम सही है। विलियम बेंटिक के ऑर्डर पे कैप्टन स्लीमैन ने किया था। किसने? कैप्टन स्लीमैन ने। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन अब मैंने आपको एक बार सुना रखा है पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं। अगर नहीं चलेगी तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। एल्बर्ट विल, लॉर्ड रिपन, ये भी सही है, इन्हीं के समय का है। रिंग फेंस पॉलिसी, वारेन हेस्टिंग्स, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन नहीं है, इसके कौन है? लिटन है। कर्जन नहीं, कौन है? लिटन है। इसके कौन है? लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में लिटन के समय में आया था, कर्जन के समय में नहीं आया था। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया वॉज मर्डर्ड बाई अ कन्विक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड वाइल ही वॉज ऑन अ टूर। तो इसका जो सही आंसर है, तो बहुत आसान सा है, इसमें तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इसका आंसर पता ही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड मेयो है। ठीक है, लॉर्ड मेयो मतलब कि एक ऐसे वायसराय थे जो अपने शासनकाल में घूमने के दौरान मारे गए थे। और ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वायसराय हैं जिनका कब्र इंडिया में है। तो कौन है? कॉर्नवालिस हैं। कौन है? कॉर्नवालिस। उनका कब्र कहाँ है? गाज़ियाबाद में। ठीक है, गाज़ियाबाद में उनका कब्र जो है गाज़ियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। विच वायसराय वाज मर्डर ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये तो फिर अभी रिपीट हो गया। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन चालू इन्होंने किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टूवर्ड अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसके कौन है? लिटन। ठीक, ये आर्म्स एक्ट भी यही लाए थे, आर्म्स एक्ट। 72 क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वायसराय, ये देखिए कई बार पूछा गया, आंध्र प्रदेश पीसीएस में पूछा गया, 60th बीपीएससी, 62nd बीपीएससी में पूछा गया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग वायसराय पीरियड टाइटल राय बहादुर खान बहादुर बिगेन टू कन्फर इंडियंस। तो इसका जो अरे सॉरी, इसका जो ऑप्शंस हैं आपके, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड डफरिन है। तो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग वायसराय पीरियड द टाइटल राय बहादुर, किसके समय में राय बहादुर और खान बहादुर का टाइटल देना प्रारंभ किया गया। तो ये कौन है? सही आंसर लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वायसराय ऑफ इंडिया, किसका टेन्योर लॉन्गेस्ट था एज अ वायसराय? तो कर्जन, डफरिन, हार्डिंग और मेयो। तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इन्होंने इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि कांग्रेस को लेके, कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं और मेरी इच्छा है कि मैं इसको दफना के जाऊं, इस तरीके से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। एग्जैक्ट ये तो नहीं दिया था, थोड़ा सा डिफरेंस है। कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं और मेरी इच्छा है कि मैं इसको अंतिम सांसें लेने में मदद करूं, ऐसे कुछ करके इन्होंने बोला था। तो ये ध्यान रखिएगा, और बहुत एग्जैक्ट जानना हो तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर स्ट्रेंथन इन 1882। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है, पॉइंट उस पर ध्यान दीजिए, और 1882 की बात हो रही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि 1881 में रिपन के समय में 10 की जनगणना चालू हो गई थी। तो इसका आंसर तो ऐसे ही हम लोग को समझ आ गया कि नीचे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तभी हम लोग का बिल्कुल आंसर निकल जाएगा तुरंत। इसमें देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में पूछा गया 94 में, 96 में, फिर उत्तराखंड मेंस में 2002 में। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें पूछा, जैसे अगर आप पेपर देने बैठते हैं तो इसमें ऐसे मार्क कर लिया करिए कि नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, यानी हमको नॉट करेक्टली मैच ही ढूंढना है। पीस इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। देखिए हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये तो लिटन है 1878 का। कब है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? कब का है? 1878 का, लिटन के समय का है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को इतना तो पता ही है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय का नहीं है, तो बाकी तो ठीक है, सब पता ही चल जाएगा धीरे धीरे।
तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बेसिकली है क्या, इसका हम लोग जान लेते हैं। इल्बर्ट बिल ये है कि ये कहा गया था कि जो इंडियन जजेस हैं वो जो ब्रिटेन के जो मतलब कि जो वाइट क्रिमिनल्स होंगे उनको भी सुन सकेंगे, और ब्रिटेन के लंदन के लोगों को यही बात ख़राब लगी कि इंडियन कैसे हमें सुन सकेगा, इंडियन कैसे हमें ट्रायल कर सकेगा। तो इस वजह से इन्होंने ये बोल दिया। जो ये वाइट जजेस थे, वाइट लोग थे जजेस ही, तो उन लोगों ने वो कर दिया था, वो रिटेलिएट कर दिया था कि नहीं, इंडियंस वाइट्स को नहीं ट्रायल कर सकते हैं। तो वही इससे रिलेटेड था। ठीक है, तो अब देखते हैं इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू कैरी बाय इंडियंस, इम्पोजिशन और रिस्ट्रिक्शंस ऑन imposition of restrictions on newspaper magazines and publish, ये भी नहीं होगा। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस imposed on Indian magistrates about the trial of Europeans, और रिमूवल ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड क्लोथ्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा यही होगा, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन imposed ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट्स, यही सब होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। और 77 फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स of women and children and authorizing the local government to make necessary rules was adopted during the whose time, लिटन, विलियम बेंटिक, रिपन या फिर कैनिंग। तो फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट आया कब था? तो जो फर्स्ट फैक्ट्रीज आया था 1881 या 82 के आसपास आया था। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, उसको आप लोग सही आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो जब 1800 के समथिंग आया था तो फिर इसके जो वो थे रिपन ही रहे होंगे। ठीक है, रिपन ही थे, ही आंसर ही सही है, यही होंगे क्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग्स द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसके लॉर्ड रिपन होंगे, लेकिन हु वाज ड्यूरिंग हुज टेन्योर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया, दिस इज लॉर्ड मेयो। ठीक है, मेयो के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स जीजी एंड इवेंट्स इज गवर्नर जनरल एंड इवेंट इज प्रॉपरली मैच्ड। ठीक है, गवर्नर जनरल और इवेंट को प्रॉपरली मैच किया गया था। इसमें जो सही मैच है, ये पूछा गया प्रॉपरली मैच, यानी जो सही मैच है वो उसको बताना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेजली परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो पहले ही गलत, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे आ जाए, कॉर्नवालिस से रिलेटेड है भाई। एलन ब्रो एनेक्सेशन ऑफ सिंध, डलहौजी फर्स्ट अफगान वार। ठीक है, एक हम लोग तो एलिमिनेट कर लिए गए, ठीक है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपरली मैच है एलन ब्रो एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये सही आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, ये तो करेक्टली मैच हो गया। वॉरेन लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वॉर, ये भी करेक्टली मैच हो गया। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी सही हो गया। तो जो गलत हो गया कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वारी, ये गलत हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया ये गलत है, और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा गया। ठीक है, नॉट पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ। तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो प्रेसिडेंट थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, ये किसके समय में बना था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, लॉर्ड कर्जन के समय में बना था। किसके समय में बना था? लॉर्ड कर्जन के समय में। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो यही अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यही फर्स्ट डायरेक्टर भी थे उसके, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह 83 पे आ गए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग एक रिवीजन के पर्पज़ से बैठे हुए हैं, इसके पर्पज़ से नहीं बैठे हैं कि एक एक एक्सप्लेनेशन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एक एक पॉइंट थोड़ा बहुत मैं जोड़ दूंगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि तो हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डिटेल में कर दिया करेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा ये टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले भी 25 अक्टूबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और दिसंबर में शायद यूपीपीसीएस का भी है, तो उसको लेके हम लोग चल रहे हैं कि एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 83 हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ज्यूइश वायसराय। केवल एक ही ज्यूइश वायसराय थे हमारे इंडिया में, तो वो कौन था? लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। किसके समय में एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था? तो मिंटो, लिनलिथगो, कर्जन और कैनिंग, किसके समय में पास हुआ था? वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए, तब तक इसका जो हम सही आंसर है वो बताते हैं। उसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85,
एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द लॉर्ड डफरिन टेन्योर वॉज एज वायसराय। लॉर्ड डफरिन के वायसराय में एक इंपॉर्टेंट टेन्योर क्या हुआ था? तो पहले एक तो यही हुआ था कि इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। दूसरा इसमें आंसर का ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर। तो ये कब बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 28 दिसंबर 1885 को बनाया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज देखिए 100 क्वेश्चन है। मैं आज हम वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, तो कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में 100 कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86, हु कंपेयर्ड करजन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया दैट ऑफ औरंगजेब? किसने करजन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब से कंपेयर किया था? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, 2012 में आया था, लेकिन इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा फंसाने वाला था। इसको किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ये ध्यान रखिएगा, इसके आप लोग चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। In my belief, the Congress is too tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist its peaceful demise. Who wrote it? देखिए अभी हम आपसे बात कर रहे थे इसी के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग अब जान ही गए होंगे किसने कहा। देखिए कितना पीसीएस में पूछा गया, 62 और उड़ीसा पीसीएस में भी पूछा गया है। तो इसके तो आंसर आप लोग जान ही गए होंगे। बस यही रखिए, थोड़ा टूटे फूटे पोर्शन में याद रखेंगे ना तो आपको सही मार्क करने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर थोड़ा पूरा अगर क्वेश्चन रटेंगे तो फिर उसमें रह जाएंगे। कोशिश कीजिए कि कुछ पोर्शन याद रह जाए तो हम लोग कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेटजी डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाई। डिवाइड एंड रूल किसने अडॉप्ट किया था? कर्जन, मिंटो, डालहौजी और वेलेजली। चलिए जल्दी आंसर बताइए जल्दी। सही आंसर है कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट, द मुस्लिम इफ कंटेंडेड and satisfied would become the greatest bulwark of British power in India. Who wrote it? किसने कहा था कि अगर मुस्लिम संतुष्ट हो गए तो हमारा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बुलवार्क यानी अवरोध होंगे हम इंडिया में हमारे लिए? तो ये किसने कहा था? हर्बर्ट रिस्ले। ठीक है, ये तो थोड़ा ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इसके नोट्स बना लीजिए अगर ये रिपीट हुआ तो, क्योंकि ये रिपीट हुआ है कई बार। तो अगर ये रिपीट हुआ तो हम लोग का काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 90th, which of the following governor general used the system of separate electorate to conquer Muslim and make them against the Congress? तो ये किसने किया था? कर्जन, डफरिंग, हार्डिंग और मिंटो। तो ये मिंटो ने ही किया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था? 1909 में। ये तो हम लोग को ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम इन बंगाल। तो अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ये पूछा गया है, मैच करने को बोला गया है। ओहो, इस तरीके से मैच करने का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैच करने का है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो 91 में हम लोग पहले इसका जो सही आंसर है, एक दो हम लोग देखते हैं इसको मिलाएंगे कैसे। ये तो बड़ा ज़्यादा वैसा हो जाएगा, हम लोग थोड़ा छोटा कर लें इसको, फिर देखिए शायद हो जाए। तो छोटा करने पर कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बोलते रहेंगे, फिर इसका जूम करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इस चार्ल्स कॉर्नवालिस, सेकंड अर्ल एंड फर्स्ट मार्क्यूस ऑफ कॉर्नवालिस। तो इसका तो ए का हो जाएगा तीसरा, इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। ठीक, बी का दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट, इसका दूसरा क्या होगा? जेम्स एंड्रयू ब्राउन राम से आर्ल। इसमें मेरा तो कुछ प्रिंटिंग एरर है बड़ी, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे करने में भी नहीं अच्छा लगेगा, समय भी बहुत जाता है। इसको स्किप करते हैं। अगर आप लोग देख चुके हैं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, क्लाइव, बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ एंड कर्जन। तो ये तो किया जा सकता है, तो ये आसान है। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या है? रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन, सी का पहला हो जाएगा। तो हम लोग अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग करते हैं सी का पहला। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही करते हैं, सी का पहला हम लोग को देखते हैं आता कितना है। कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्लाइव, डुअल गवर्नमेंट। और इंग्लिश एजुकेशन कौन है?
बेंटिक, बी का चौथा, तो ए का हो जाएगा तीसरा, तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, मेटकाफ का पहला हो जाएगा, सी का पहला, और डी का दूसरा। 34/12, अब इसमें देख लेते हैं 34/12 जहाँ पे हुआ वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 34/12 ए ही सही आंसर हो गया, ठीक है। तो 92 का सही आंसर क्या है, ए है 34/12, ठीक। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलाना है। डलहौजी, विलियम बेंटिक और रिपन कर्जन। तो डलहौजी का क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ए का तो हो जाएगा चौथा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा, ठीक है। विलियम बेंटिक, प्रोहिबिशन ऑफ सती, ठीक है। रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसमें बचा 41-23 इसमें भी ए नंबर पे है तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी में है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका है, डलहौजी का। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन का है। डुअल गवर्नमेंट क्लाइव का है, ठीक है। और सोशल रिफॉर्म्स बेंटिक होंगे, ठीक है। देखें बेंटिक है कि नहीं है, हाँ बेंटिक है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से है, तो आप लोग इस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ओके, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना फर्स्ट गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्लाइव कहाँ थे। पहला तो गलत हो जाएगा, तो दूसरा ही सही होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा ओनली 2। 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए बात क्या हुई है, नॉट ट्रू की बात हुई है, नॉट ट्रू की बात हुई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 ट्रू हैं, तो ट्रू वाला हम लोग ढूंढ लेते हैं, फिर हम लोग का सही आंसर हम लोग को अपने आप मिल जाएगा। द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्मली लेड डाउन बाई वॉरेन हेस्टिंग्स ऑन विच सुपर स्ट्रक्चर वॉज रेज्ड बाई कॉर्नवालिस। इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्मली लेड डाउन बाई वॉरेन हेस्टिंग्स ऑन विच सुपर स्ट्रक्चर रेज्ड बाई कॉर्नवालिस। Option B, Clive was responsible for reforming the East India Company's civil and military services. C, Lord William Bentinck was one of the greatest British ruler as he consolidated the British Empire in India. D, Lord Dalhousie added rich limitones to the British Empire on the basis of doctrine of lapse. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। आगे चलते हैं 97, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच कंक्लूडेड सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली एंड फाइंड्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। दियर प्रैक्टिस, अभी तो हम लोगों ने बताया था HMTAPBS, तो हैदराबाद सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। इसमें हैदराबाद हो जाएगा सबसे पहले, तो हैदराबाद का सबसे आगे हो जाएगा, तो इसमें क्या आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड वेलेस्ली फाइंड्स करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। हैदराबाद सबसे पहले हो जाएगा, तो 2 में हैदराबाद है, तो हमारा 2 तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। ये 2 तो ऐसे ही कट जाएंगे क्योंकि हमारे 2 में हैदराबाद है, ठीक है। HMT हैदराबाद, मैसूर तो 1 के बाद 2 है। तंजौर है, तंजौर नहीं है। अवध है, हाँ अवध। APBS पेशवा, भोसले, सिंधिया है, ठीक है। फिर इसका सिंधिया हो जाएंगे 1 2 3 4, ये तो सीधे सीधे लगा हुआ है, तुम लोग को कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये रखिए HMT APBS, बस इसको ऐसे याद कर लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवारी सेटलमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये कौन है, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मनरो, 2 और 3 ओनली हो जाएगा, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो परमानेंट सेटलमेंट्स हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, ठीक। इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मनरो। 99 का क्या होगा, विच कंसिडर फॉलोइंग प्रिंसली ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एनेक्स बाय द ब्रिटिश। इसमें इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लगाना है कि जो ब्रिटिश ने जीता था। तो सबसे पहले सतारा है, सतारा, फिर संभलपुर, फिर झांसी, तो यानी 3 2 1, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, 99 का सी नंबर हो जाएगा। 100, फैक्ट्रीज एक्ट 1881, हाँ अभी हम लोग कहा नहीं था बीच में, अभी पीछे कहा था 1881 1882 के आसपास आया था, लेकिन 1881 में ही आया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था।
द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वॉज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। ठीक है। एन.एम. लोखंडे वॉज द पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में जो आया था वो चिल्ड्रन और वर्कर्स के वेजेस के लिए नहीं, कुछ किसी और के लिए था। ये हम लोग पहले जो क्वेश्चन में किए हैं उसमें देख लेंगे। तो इसमें ये पहला नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो एन.एम. लोखंडे वॉज द पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ये सही है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 101, कंसीडर द फॉलोइंग वायसरायज इंक्लूडिंग द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कर्जन, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड एंड इरविन। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सजाना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर सजाने के लिए सबसे पहले कर्जन आए थे, फिर हार्डिंग, फिर चेम्सफोर्ड, फिर ब्रिटिश। ये तो सही सही लगा, एकदम सही लगा है। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए 1 2 3 4। ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे। तो अगले चैप्टर में क्या नाम है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडियन इकोनॉमी पे। तो आज का वीडियो ख़त्म होता है। और मैं आपसे इस बात के लिए सॉरी चाहूँगा कि मैं वीडियो रेगुलरली नहीं अपडेट कर पा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब थी और बाकी चीज़ें भी दिक्कत पड़ रही थी। तो आज से मैं ये करूँगा कि डेली एक एक वीडियो अपलोड ज़रूर होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। बस बने रहिए आप लोग। थैंक यू।